हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने क्लासेस को डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट फिर से हम लोग वहीं से जहाँ पे स्टॉप किए थे वहीं से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें थी जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्लास को कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया गया था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टॉप किया था वहीं से फिर से और बेहतर तरीके से इसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे। वेक्टर एनालिसिस हम लोग चैप्टर शुरू किए थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था और उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और उसके एक लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चंस पे कर चुके थे। तो अब इसके एक और लेक्चर हम लोग अभी क्वेश्चंस पे ही करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद हम लोग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास होगी, आज की इस क्लास में भी हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 10। 2 वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट सीधा सा तुमको दिया है 10। वेक्टर का पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट उनका रिजल्टेंट 10 है, ये हमें बता दिया गया है। रिजल्टेंट इज 10। फाइन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज 5√3, उन दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5√3 है। तो वन वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 5√3 एंड इट मेक्स 30 डिग्री विथ रिजल्टेंट। जो वेक्टर 5√3 है वो ही रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान समझना। इट मेक्स 30 डिग्री मतलब जिस वेक्टर की रिजल्टेंट दी हुई है वो रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो इसको हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। जो दूसरा वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट 10 हमें दिया हुआ था, उसकी मैग्नीट्यूड हमसे पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, क्या दिया है क्या पूछा है वो एकदम क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हमने तुमको इस क्वेश्चन को इसके पहले वाले क्लास में कुछ हमने तुम्हें बताया था कि एक कॉस फॉर्मूला ट्रायंगल में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर हमें पता हो तो उनके डिफरेंट एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कॉस फॉर्मूला। तो वो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत तुमको अच्छे समझा दिया था उस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। उसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट पहले इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई है इसको समझ करके एक फिगर पहले फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो जो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड पढ़े हैं उसके हिसाब से, तो 2 वेक्टर, चलो वेक्टर ए वेक्टर बी मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना होता है कि पहले एक पैरेललोग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है इन 2 वेक्टर्स को साइड्स मानते हुए। ठीक है, फिर इसका जो रिजल्टेंट है वही उन दोनों का, इसका जो डायगोनल है वही इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ये बेसिक सी जानकारी हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको दी हुई है। ये साइड रिजल्टेंट को शो करता है जो कितना दिया है 10। ठीक है, चलो ये 10 हो गया इसकी लेंथ। वेक्टर ए कोई भी मान लो, ए भी कोई मान लो, सपोज ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो दिस वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 5√3। ठीक, और ये वेक्टर रिजल्टेंट से जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जो हमें फिगर में जो मैं दिया था फिगर मैंने बना दिया। तो एक ट्रायंगल की 2 साइड पता है। सोचो कैसे हमको फॉर्मूले को रिकॉल करना है। 2 साइड मुझको पता है, एक एंगल पता है, तीसरे साइड की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ठीक है, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, पैरेललोग्राम मेथड पढ़े हम लोग। इसकी जो लेंथ होगी वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो ट्रायंगल में 2 साइड पता है, एक एंगल पता है, एक साइड की हमें ज़रूरत है। तो कॉस फॉर्मूले से अच्छा फॉर्मूला क्या होगा इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए?
और कॉस फॉर्मूला हम लोगों ने याद करने का एक तरीका भी निकाला था, ठीक है। जैसे ये cos 30 है, तो क्या बताया था, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू जो एंगल होता है उसके अगल बगल की साइड लेते हो तो 10 और 5√3 इसका स्क्वायर करते हो तो 10 का स्क्वायर 100, 5√3 का स्क्वायर 75, ठीक है। अगल बगल की साइड का स्क्वायर करते हैं, सामने वाली साइड को माइनस करते हैं स्क्वायर में, -b² डिवाइड बाई 2 इंटू जो अगल बगल की साइड से उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 5√3, 2 इंटू 10 इंटू 5√3। किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो इसमें ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इसके ठीक पहले के लेक्चर में कोसाइन फॉर्मूले को बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे इसको हम लोग को अप्लाई करना होगा किसी भी ट्रायंगल में। तो उसको देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मगर बहुत काम का है, फिजिक्स में बहुत जगह इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ठीक है, cos 30 इज़ √3/2, ये हो गया 175 -b² डिवाइड बाई 20 इंटू 5√3 कर सकते हैं, तो 2 10 टाइम्स कैंसिल एंड 5√3 इंटू 3 15 इंटू 10 150 ना इज इक्वल टू 175 -b²। तो b² इज इक्वल टू 175 -150 इज इक्वल टू 25, तो यू गॉट b इज इक्वल टू 5। तो सेकंड वेक्टर जो हमसे पूछा गया था उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, तो मैग्नीट्यूड इज 5, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। तुम्हें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तुमको ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो, ठीक है। चलो 3 वेक्टर हमको दिए हुए और कह रहा है कि रिजल्टेंट इनका वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। 3 वेक्टर है, इनका सम कहो, रिजल्टेंट कहो, जो भी कहो 0 है। उनके मैग्नीट्यूड्स हमको दिए हुए हैं, a का मैग्नीट्यूड 1, b का 2, c का √3 है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। कभी भी ऐसे क्वेश्चन तुमको मिले, कुछ वेक्टर्स हो, रिजल्टेंट 0 और कोई 2 वेक्टर्स के बीच का तुमसे एंगल पूछे, समझो क्वेश्चन की टाइप को समझो, रटना नहीं रैंडम की बस, ठीक है, बस क्वेश्चंस की तरह बस ये भी को ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के टाइप को समझो कि इस क्वेश्चन में हमें ये तरीके अप्लाई करने हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिले जहाँ पर पे वेक्टर्स के रिजल्टेंट 0 और उनके मैग्नीट्यूड्स पता हो और कोई 2 वेक्टर के बीच हमसे एंगल पूछ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हमको ध्यान रखना होगा कि जो कोसाइन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो फॉर्मूला हमको बहुत हेल्प करेगा इसमें। मगर कुछ बेसिक बातें ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले समझना चाहिए। समझो, पहली बात तो ये पूरे क्वेश्चंस को हम लोग यूँ समझेंगे कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर बनाकर ही वो अच्छे से समझें हम लोग। तो 3 वेक्टर्स के रिजल्टेंट हमको ज़रूर दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि वेक्टर्स कैसे हैं, कैसा नहीं, एंगल कितना है, हमें जैसा ठीक लगेगा हम वैसा मिला करके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि अगर इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो इनको मिला करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ क्लोज फिगर। ये सब हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे समझ चुके हैं। तो अगर इनका रिजल्टेंट 0 है तो ये तीनों वेक्टर मिल करके एक क्लोज फिगर बनाएंगे, और 3 वेक्टर क्लोज फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रायंगल अपने मन से जैसा तुमको बनाना है बनाओ, ठीक है, बस एक ट्रायंगल बनना चाहिए इनके हेल्प से। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, जहाँ वेक्टर ए ख़त्म वहाँ से वेक्टर बी, और जहाँ से वेक्टर बी ख़त्म वहाँ से वेक्टर सी को शुरू करेंगे, और कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी, ठीक। अब चूँकि इनका रिजल्टेंट 0 है तो क्लोज फिगर तो बनना था, तो इनको मिला करके क्लोज फिगर हमारा बन गया, ठीक है। याद रखना, जो ग्राफिकल मेथड पढ़े हम लोग एडिशन में उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। जैसे वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया,
जहाँ से वेक्टर ए खत्म वहाँ से वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, जहाँ से वेक्टर बी खत्म वहाँ से वेक्टर सी को ड्रॉ करना है और सी को वेक्टर ए पर ख़त्म होना है भाई, तभी तो क्लोज फिगर बनेगा। एरो का ध्यान रखना है, ए से बी से सी, ठीक है, क्योंकि एडिशन 0 है तो एक साइक्लिक ऑर्डर में क्लोज फिगर बनना चाहिए, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर एंगल के बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में मुझको एंगल चाहिए, वैसे क्वेश्चन में पूछा भी है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी वेक्टर्स के बीच एंगल अगर निकालना हो तो उनके डायरेक्शन को देखना है, उनके एरो को देखना है। जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ए और बी के बीच के एंगल को ये अंदर वाला एंगल मान बैठते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी वो हो गए नहीं, ठीक है, हो सकता है अंदर वाला एंगल भी हो सकता है। हमें डायरेक्शन को देखना होगा वेक्टर्स के हमेशा। तो कभी भी इस तरीके से बात मत करना कि वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो ये जो एंगल दिख रहा है वो चलो ए और बी के बीच का एंगल है, ऐसा नहीं करते, ऐसे डायरेक्टली नहीं करते। दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को देखते हैं। जैसे ये वेक्टर ए देख रहे हो, वेक्टर ए का एरो देखो इधर जा रहा है, उसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करोगे तुमको वेक्टर ए का डायरेक्शन मिल जाएगा, वेक्टर ए का मूवमेंट किस तरफ है। ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का देखो एरो इधर जा रहा है, तो इस एरो को एक्सटेंड कर दो कुछ ऐसे कर दिया। तो इन दो एरोस जो ये जो दो एरो है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इन एरो के हिसाब से ये जो एंगल होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माना जाएगा, ना कि अंदर वाला। जैसे मान लो मैं ये दो फिगर तुमको ड्रॉ करता हूँ। एकदम बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ वेक्टर्स की, एकदम बेसिक, बस बेसिक ही पढ़ना है इसको। बेसिक क्लियर उसको फिजिक्स क्लियर, बेसिक नहीं क्लियर तो फिर कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी चिल्लाते रहो नहीं माना जाएगा। बेसिक्स अगर ठीक है तो तुम ठीक हो। ये दो फिगर्स मान लो है वेक्टर ए और वेक्टर। देखो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्पस नहीं है कि सर ने क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्यूशन समझ भी आ गया, फाइन। तुमको उस क्वेश्चन से क्या सीख मिली, तुम उसको आगे कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो ये दो वेक्टर्स ए और बी है, इनके एरो को देख रहे हो, ए का डायरेक्शन यहाँ है, बी का डायरेक्शन यहाँ है। तो दोनों के डायरेक्शन के हिसाब से ये जो एंगल है वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। लेकिन क्या सेकंड फिगर में और फर्स्ट फिगर में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बी का एरो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो बी का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्शन के हिसाब से एंगल निकालना है। तो इस फिगर में पूछूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो वो एंगल ये वाला होगा, दैट इज। ठीक है, दोनों फिगर क्लियर है कि हमें कब अंदर का एंगल लेना है, कब बाहर का एंगल लेना है। सब कुछ डिपेंड करेगा वेक्टर्स के डायरेक्शन पे। हमें वेक्टर्स के बीच एंगल चाहिए, साइड के बीच नहीं कि इस साइड और इस साइड के बीच ये वाला एंगल पता कर लिया। वेक्टर्स के बीच एंगल, साइड के बीच एंगल, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला बाहर वाला हुआ, उनके डायरेक्शन को देखते हुए। और तुमको दिखाता हूँ अगर बात और क्लियर करनी हो। ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, ये सी का डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, एरो देख रहे हो। तो ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल अगर निकालना होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, वेक्टर बी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, वेक्टर सी का कहाँ जा रहा है, उनके बीच का एंगल। सिमिलरली वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो सी का डायरेक्शन देखो इधर है, ए का डायरेक्शन देखो इधर है, तो सी और ए के बीच का एंगल ये बाहर वाला हो गया, दैट इज नाउ मान लो उसको। तो इस तरीके से क्लोज्ड फिगर में हम लोग
जहाँ रिजल्टेंट ज़ीरो हो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। अभी सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एंगल हमें कैसे चेक करना है। तो ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, ये वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल, ये वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल, हमें फाइंड करना था वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, चलो फाइन। तो ये मेरा टारगेट है, दैट इज अल्फा। अगर मैं ये अंदर वाला एंगल भी फाइंड कर लूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। पूरे 180 में से थीटा को माइनस कर दोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं अंदर वाला एंगल भी फाइंड कर लूँ तो आंसर अल्फा मुझको मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना है, तीनों साइड की मैग्नीट्यूड पता है। एक ट्रायंगल में तीनों साइड तुमको पता है और एंगल तुमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, कोसाइन फॉर्मूला जो लोग यूज़ कर रहे हैं अब तक, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को पहले फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, अगल बगल की जो साइड्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो थीटा के अगल बगल साइड कौन कौन सी है, ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामने वाला क्या करना है, माइनस, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जो अगल बगल की साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ए बी और सी की मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दे रखी है, दैट इज़ 1 2 एंड 3। तो ए स्क्वायर इज़ 1, बी स्क्वायर इज़ 4, सी स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू बी की मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, तो cos थीटा इज 5 माइनस 3 इज 2/4, दैट इज 1/2। cos में 1/2 इज 60 डिग्री, मगर ये 60 अंदर वाला एंगल है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है, बाहर वाला एंगल है अल्फा। तो देयरफॉर राइट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 minus 120, sorry 180 minus 60, that is 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 डिग्री एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक्स समझो, इन कैलकुलेशंस पर मत जाओ। जो बेसिक्स बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में क्या बातें हमको सीखनी है, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना है, सीखना है उस क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चन से। ठीक है, कि बातें समझ के कैसे निकालना होगा एंगल। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 वेक्टर है p प्लस क्यू प्लस आर, इनका रिजल्टेंट फिर 0 दिया है और इनके मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, एंड फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q। कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही देखा कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमारा काम होगा कि एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वेक्टर p से q से r, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है कि जहाँ p खत्म होगा वहाँ से q शुरू करना है, जहाँ भी q खत्म होगा वहाँ से r शुरू करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी रिजल्टेंट अगर 0 है, क्लोज फिगर बनता है, तो इस ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है। मुझे ट्रायंगल नहीं पता कैसा बनेगा, अपने आप से मैंने बना दिया। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो वेक्टर p का एरो हमें देखना है किधर जा रहा है, वेक्टर q का एरो हमें देखना है किधर जा रहा है। ठीक है, ये वेक्टर p का डायरेक्शन, ये वेक्टर q का डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा अल्फा, वो हमारे काम का एंगल है। अब इस एंगल अल्फा को फाइंड करने के लिए हमें ये अंदर वाला एंगल फाइंड करना होगा। 180 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। और इस थीटा को फाइंड करने के लिए वही कोसाइन फॉर्मूला,
तो अप्लाई किया जाए कॉस थीटा। अगेन याद करा दूँ कैसे अप्लाई करना है। जो एंगल फाइंड करना है अगल बगल की साइड्स देनी है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सामने वाले की साइड का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अगल बगल की साइड का जस्ट मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक, तो कॉस थीटा इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी, ये पी की मैग्नीट्यूड, ये क्यू की और ये आर की। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, 2 पी क्यू। ठीक, तो कॉस थीटा इज 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 617 एंड 80 माइनस 36 बाई 64। ठीक है, एंड 80 माइनस 36 इज 44 बाई 64। अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 11 बाई 16, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 बाई 16। नहीं पता इनवर्स लिख सकते हो, मगर ये तो अंदर वाला एंगल है, फिर बाहर वाला एंगल चाहिए जो पी और क्यू के बीच का एंगल है। देयरफॉर यू कैन राइट एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज इक्वल टू 180 माइनस कॉस इनवर्स 11 बाई 16। यही तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, बेसिक चीज़ समझना। ठीक है, कि किस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन 4 तुरंत करते हैं जल्दी। चलो चलते क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम मिलेंगे। तुम्हारी एक्चुअली समझ को चेक करते हैं क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में वही अच्छे होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को कितना उस टॉपिक पर ज्ञान है वो चेक करें। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेक करेंगे कि तुम्हें कितना वेक्टर पता है, तुम उनके बेसिक्स को कितना जानते हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, कितने किताब पढ़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अल्टीमेटली उस टॉपिक के कितने बेसिक के कितने तुम नज़दीक हो, दैट इज़ ऑल थिंग दैट मैटर्स। देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सीधी सी बात कहा जाए कि ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी है। ठीक है, रिजल्टेंट को हमेशा ऐसा नहीं कि आर से डिनोट करेंगे, किससे भी कर सकते हो। तो सी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब सी की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यही चीज़ तुमसे पूछी जा रही है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी वैल्यूज़ की, बस वही तुमको चेक करना है। सबसे पहला मॉड सी, सी के मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ए। एक बात को ध्यान रखना, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में कभी भी ये खतरनाक किस्म के शब्द आ जाए, ऑलवेज ये सब बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके प्रूव होने के लिए बहुत कठिन कंडीशन चाहिए होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा होना ही होना है, वॉट एवर कंडीशन देयर, कुछ भी एंगल, कुछ भी वैल्यू, ये होना ही होना है। तो बहुत ध्यान से इनको चेक करते हैं। मॉड सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ए, मतलब रिजल्टेंट जो है वो हमेशा एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, हमेशा। कैसे करें सर, कैसे इस बात को समझें? तो सबसे अच्छा तरीका है कि चलो ए और बी की कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लो अपने यहाँ, अभी तो बात क्लियर हो जाएगी। तो चलो हमने एज्यूम किया कि ए इज़ इक्वल टू, मतलब मॉड ए इज़ इक्वल टू 3 एंड मॉड बी इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने जूम कर लिया। अब हम लोग ये पढ़े हैं ना, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो दोनों के डिफरेंस
और दोनों के सम के बीच होती है। ये बेसिक चीज़ हम लोग को पता है। रिजल्टेंट दो वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है उससे कभी छोटा नहीं होता और उनका जो सम उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आर मतलब सी की बात यहाँ पे हो रही है, सी के मॉड की बात हो रही है, तो वो हमेशा 1 और 7 के बीच रहने वाला है। ये तो कन्फर्म है कि मॉड सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं चेक करूँ, क्योंकि तो ऑलवेज है, ऑलवेज है। अब कोई कह सकता 3 और 4 क्यों लिया, भैया ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज का कोई भी कंडीशन हो सब पे प्रूव होना चाहिए। नहीं हुआ ध्यान से ऑप्शन गलत। तो ऑलवेज कहने का मतलब कि कोई वैल्यूज लेके चलो यार, सब पे सेव होना चाहिए, नहीं तो गलत। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू c की वैल्यू 1 और 7 के बीच होगी। 1 से हमेशा बड़ी इक्वल भी हो सकती है मगर छोटी हो सकती है। तो c इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड a। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर c की वैल्यू 1 है तो 1 मॉड a से बड़ा तो नहीं है, कहाँ 1 कहाँ 3। तो c की वैल्यू मॉड c की वैल्यू मॉड a से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। भैया ये तो सही नहीं है। मैंने पहले ही कहा सब खतरनाक शब्द हैं, इनके सही होने का चांस बहुत कठिन होता है। तो मॉड c इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है मे भी हो सकता है, हो सकता है। अगर मे भी लिखा होता, अगर यहाँ पर मे भी लिखा होता, मे भी खुला स्वागत है, हो सकता है। ऑलवेज लिखने का मतलब यार मुश्किल है। ऐसा नहीं कभी ऐसा सर ने कहा है कि बहुत मुश्किल होगा तो ऐसा कभी ये सही नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि इनके सही होने की कंडीशन बहुत कठिन होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, कभी नहीं ऐसा ऑप्शन गलत होंगे। तो ऑलवेज नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। अगर सी की वैल्यू 7 है तो ए से ही बड़ा हो गया, बी से ही बड़ा हो गया, तो ऑलवेज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इट इज़ पॉसिबल टू हैव मॉड सी लेस देन मॉड ए एंड लेस देन मॉड बी। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑलवेज नहीं है, इट इज़ पॉसिबल मतलब हो सकता है, कंडीशन है। ऑलवेज नहीं लिख रहा है कि एकदम ऑथोरिटी हो के बस होने ही वाला है, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी है तो वहाँ है तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो 1 3 से भी छोटा, 4 से भी छोटा, तो मॉड सी मॉड ए मॉड बी से छोटा हो सकता है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, सही है मतलब लग गया रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। मॉड सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल हो सकता है, हमेशा इक्वल नहीं होता। ये जो वर्ड लिखा है ये इसको हल्का कर दे रहा है। अगर यहाँ लिखा होता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव, खुला स्वागत है, हो सकता है, तो ऑलवेज लिखकर गड़बड़ी कर दे रहे हैं लोग। रॉन्ग। मॉड सी इज़ नेवर, ये भी वैसे ही खतरनाक शब्द है। नेवर, ऑलवेज, ये सब एकदम अथॉरिटी वाले शब्द हैं। किसी भी ऑप्शन को सही होने के लिए ऑलवेज या नेवर बहुत एक कठिन कंडीशन चाहिए। तो नेवर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी ऐसा तो नहीं है, हो सकता है भी, मॉड ए प्लस मॉड बी है भी, वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा ए प्लस बी हो और ऐसा भी नहीं होगा कभी ए प्लस बी ना हो। यहाँ कहना चाह रहा है कि हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी होगा, यहाँ कहना चाह रहा है कभी मॉड ए प्लस मॉड बी नहीं होगा। तो दोनों ही बातें गलत है। हो सकता है, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हो सकता है। तो उस हिसाब से दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी कर लो। क्वेश्चन 5 हम लोग चलते हैं जल्दी। क्वेश्चन 5 के चलते हैं। 5th भी क्वेश्चन बहुत बेसिक है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। अ वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो देखा जाए क्या बोल रहा है अभी, पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं। एंड अनदर वेक्टर बी इज अलोंग 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलो ठीक है, देखेंगे। ये तो दिया है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए किधर है, वेक्टर बी किधर है। देयर रिजल्टेंट
कैन नॉट बी इन द डायरेक्शन। मतलब तुमसे पूछा है कि उनका रिजल्टेंट किस दिशा में नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना कि उनका रिजल्टेंट कैन नॉट बी, ये चेक करना है कि कहाँ रिजल्टेंट नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात बड़े काम की आती है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो ये कि हम सब जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उन वेक्टर्स के बीच में ही रहता है, बीचों बीच नहीं, लेकिन ए और बी के बाहर कभी नहीं जाता। ए के पास हो सकता है, बी से दूर हो सकता है, बी के पास हो सकता है, ए से दूर हो सकता है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर भी हो सकता है, लेकिन कभी इन ए और बी के बाहर नहीं जा सकता। ये हम अच्छे जानते हैं। तो इस चीज़ को ही हम लोग अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। बट बिफोर दैट जो ए और बी का डायरेक्शन दिया है इनको पहले फिगर में बनाएंगे, चेक करेंगे कि फिर अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पहले ये डायरेक्शन ड्रॉ कर देना होगा। वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सब बता चुका हूँ डायरेक्शन को, वेक्टर में डायरेक्शन को कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, सब बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, जाके देखो, सब कुछ बताया गया। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री वेस्ट में जाना है नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया वेक्टर ए। दिस इज योर वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ नॉर्थ से 30 डिग्री, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है। वेक्टर बी इज अलोंग 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 15 डिग्री साउथ की, साउथ ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 15 डिग्री साउथ, कुछ ऐसा। दिस इज 15 डिग्री। ये हो गया वेक्टर बी का पोजीशन। ठीक है। तो वेक्टर ए नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ था और वेक्टर बी ईस्ट से 15 डिग्री साउथ की तरफ था। ये दो वेक्टर का पोजीशन है। हमें चेक करना है रिजल्टेंट इनका कहाँ नहीं जा सकता। याद रखना कि बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस काम हो जाएगा। नॉर्थ में हो सकता है तो नॉर्थ दोनों वेक्टर्स के बीच में है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ईस्ट, ईस्ट भी दोनों वेक्टर के बीच में है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एकदम नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच, ये भी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये भी तो ए और बी के बीच में है, बिल्कुल हो सकता है। साउथ यहाँ बोल रहा है तो भैया ए और बी के बाहर कैसे आ जाओगे? रिजल्टेंट तो हमेशा वेक्टर के बीच में होता है और साउथ तो ए और बी के बाहर निकल गया, तो साउथ जो चौथा ऑप्शन है यहाँ नहीं हो सकता। बाकी सारी पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स है, वेक्टर्स की बेसिक्स जानकारी है जो कि बहुत ज़रूरी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो मेरा मकसद सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करो तो कुछ तुमको उससे सीख मिले, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या यार वेक्टर में 10 क्वेश्चन किया तो हमें कुछ सीखने को मिला, अब कॉन्फिडेंट है आगे क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 6 तुरंत करते हैं। ठीक है, तुरंत चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग एडिशनल वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सब्ट्रैक्शन पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, करें कि वेक्टर ऑफ लेंथ L, एक वेक्टर जिसकी लेंथ L दी है, इज टर्न्ड थ्रू एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल। पहले इस चीज़ का मतलब समझते हैं। एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें L दी हुई है। ठीक है, ये इसका टेल, ये इसका हेड। अब इसको इसकी टेल के अबाउट
थीटा डिग्री पर हमें घुमा दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे। ये अगर वेक्टर है, ये इसका टेल है, तो थीटा एंगल पे यू से मुझे घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो थीटा एंगल पर उसके टेल के अबाउट मैंने घुमा दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। चलो मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। टेल के अबाउट थीटा एंगल पर वो घूम गए। चलो इसको मैं वेक्टर एल बोलता हूँ, इसको एल डैश। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं पता है, ये भी वेक्टर एल, ये भी वेक्टर एल, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है। इसको एल बोलो, इसको एल डैश बोलो। हालांकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी मगर वेक्टर डिफरेंट माना जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी है। तो थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। इनके जो हेड है, इस वेक्टर का जो हेड है उसमें कितना चेंज हुआ फाइंड हो जाए। फाइंड द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड। इसकी हेड जो यहाँ से यहाँ चली गई है, ये जो चेंज है वो फाइंड करना है आपको। इसका मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि पोजीशन वेक्टर जो चेंज हुआ है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। या ऐसे भी कुछ सकता है कि वेक्टर के जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर में चेंज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बात एक ही चीज़ है। तो चलो ये डेल्टा एल मान लिया मैंने, ठीक है। और इसी का मुझे मॉड फाइंड करना है कि कितना है, ठीक है। तो ये इसका जो मूवमेंट हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, पोजीशन वेक्टर जो यहाँ से यहाँ आई है, यही हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है कि कितना। यही तुम्हारा वेक्टर में चेंज का मैग्नीट्यूड भी कहा जाएगा कि वेक्टर जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, या जो उसका वेक्टर का जो हेड है उसमें कितना पोजीशन में कितना चेंज हुआ है। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। क्लियर है। ऑप्शन हमने देखा तो पाया कि हमें आंसर एल और थीटा के फॉर्म में ही देना है, और कुछ है भी तो नहीं जिसके फॉर्म में आंसर देंगे एल और थीटा को छोड़ के। तो कुछ रिकॉल हो रहा है। एंगल पता है, दो साइड्स पता है, एक साइड हमको पता करना है, तो फिर क्या ही सोचना है, कॉस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर। तो सामने वाला चलो डेल्टा एल है जो हमको फाइंड करना है, अपॉन 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉस थीटा इज कितना हो जाएगा, ये 2l स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 2l स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर इसको वहाँ इसको यहाँ कर लो, तो 2l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल का स्क्वायर। अब यहाँ से 2l स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल का स्क्वायर। फिर हमने ऑप्शन को देखा तो पाया हर ऑप्शन में कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 भी आ रहा है, मतलब थीटा बाई 2 आ रहा है, थीटा नहीं आ रहा है। तो थीटा को मुझे थीटा बाई 2 में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस का एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इज साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम 2l स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन किया तो 2l स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसल्ड आउट। तो डेल्टा एल स्क्वायर इज 2 इंटू 2 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल अगर फाइंड किया जाए तो कितना आएगा 2
2l sin थीटा बाई 2। तो 2l sin थीटा बाई 2, और मेरी अगर मानो तो उसको एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर लो। किसी वेक्टर को अगर हम थीटा एंगल से घुमाएं तो उसके जो हेड है उसके पोजीशन वेक्टर जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2l sin थीटा बाई 2। एक फॉर्मूले के तौर पे इसको समझ लो, बहुत जगह इसका यूज़ हो सकता है। बस l की जगह उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख देना जो वेक्टर इनको दिया है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मगर ध्यान रखना कि कहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग तुरंत चलते हैं। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन जिस पर चल रहा है, वैसे क्वेश्चन एक और करते हैं। 3 वेक्टर दिए हैं P, Q एंड R, अच्छी बात है। सच दैट मॉड P इज इक्वल टू मॉड Q एंड मॉड R इज इक्वल टू रूट 2P। इसको समझो एक्चुअली है क्या, ये मॉड P इज इक्वल टू मॉड Q बोला, चलो मैंने मान लिया x, ठीक है। और जो मॉड R है वो है रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड P, यानी कि रूट 2x। इसको देख करके तुरंत लग गया कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होने वाला है। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर है। अभी मत घबराओ, सुनो। और P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट 0 है तो पक्का क्लोज फिगर बनेगा। क्लोज फिगर बनेगा मतलब ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये जो कह रहा है ट्राइंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। 2 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे साइड का स्क्वायर कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो होता है। तो इससे पता चला रिजल्टेंट 0 है, ट्राइंगल बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा। इससे पता चला ट्राइंगल कैसा बनेगा। नहीं पता चलता तो ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन किए जैसा मन के वैसे बना दिया। लेकिन जब पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने वाला है तो फिर मैं जैसा मन वैसा क्यों बनाऊँ, जहाँ नहीं पता ठीक है वहाँ बनाऊँ। लेकिन जब दिख रहा है कि ये रेशन केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही पॉसिबल है तो राइट एंगल ट्राइंगल वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वेक्टर P वेक्टर Q, लेकिन ऑर्डर कथन रखना कि एक्साइक्लिक ऑर्डर में ही बनना चाहिए अगर रिजल्टेंट 0 दिखाना है तो, ठीक है। ये हो गया R, वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर R। अब चूंकि 2 साइड इक्वल है तो किसी रेक्टेंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं यानी कि ये 2 एंगल कितने कितने होंगे, 45 डिग्री होंगे और ये एंगल 90 हो गया। खुश हो करके 45 90 मत लगा देना। सुनो, ये 45 अंदर के एंगल हैं। अब Q और R के बीच का एंगल चाहिए तो Q को मैंने बढ़ाया इधर, R को मैंने बढ़ाया इधर, ठीक है। तो Q और R के बीच का जो एंगल होगा वो तो 135 होगा ना बालक, और 45। सिमिलरली ये है R का डायरेक्शन, ये है P का डायरेक्शन। तो P और R के बीच का जो एंगल तो ये वाला होगा ना 135, शुरुआत में मैंने क्लियर कर दिया था। तो 45 90 मत लगाना गड़बड़ करके, द राइट एंगल विल बी 90 135 एंड 135। Q और R के बीच में 135, P और R के बीच में 135 और P और Q के बीच में दैट इज़ 90, ठीक है। 90 135 135, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर जो बेसिक्स है उस पर ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी चलो, ओके फाइन। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे बच्चों। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए हैं इनको अच्छे से देखो, समझो, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ग्रैब करो, उनको मन में बैठाओ, तभी देखने का कोई फ़ायदा होगा। वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व तो हर जगह करें, कॉन्सेप्ट मिले वो इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छे समझ लिए, क्वेश्चंस कर लिया। चलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट टॉपिक। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तुमको पता है क्या करना है। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तुमको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच।